बस्तर का घना जंगल जहां सन्नाटा भी डर की सांस लेता है। वहां कुछ नाम ऐसे हैं जिनके नाम सामने आने के बाद तुरंत ही पुलिस भी ऑपरेशन शुरू कर देती है। उन्हीं नामों में से एक है मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति उर्फ सोनू दादा, जिनके नाम से कुछ समय पहले हमने प्रेस नोट्स, लेटर्स, तमाम चीजें देखी और अंततः दीपावली के पहले हमने देखा कि कैसे उन्होंने गढ़चिरौली में मुख्यमंत्री के सामने हथियार डाल दिए। उन्होंने पुनर्वास कर लिया और आज हम उनके साथ ही बैठे हैं और सीपीआई माओवादी पार्टी में उनके सारे विचार, उनके पुनर्वास करने की बात की कहानी और उन सारे तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे जो आप और हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले सोनू दादा, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सबसे बड़ी चीज जो आपके नक्सल संगठन में शामिल होने के, आपके बंदूक उठाने की कहानी हो या आपका नक्सल जीवन कैसा रहा हो, इसको लेकर तो तमाम स्टोरीज ऑलरेडी आ चुकी है। आपने मीडिया को भी बताया है, मीडिया में हम सब पढ़ चुके हैं। तो हम कहानी शुरू करते हैं आपके बंदूक छोड़ने से। तो आपके बंदूक छोड़ने के पीछे की कहानी क्या है, उसके पीछे की सोच क्या है, आपका विचार क्या था? मैंने बंदूक इसलिए छोड़ा हूँ कि दुनिया में बहुत सारे बदलाव हो रहा है, देश में भी बहुत सारे बदलाव हो रहा है। इस बदलाव के अनुरूप में हमारा प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए हमने ये सोचा है कि जिस प्रकार दुनिया में बदलाव हो रहा है उस अनुसार हमारा प्रैक्टिस नहीं रहने से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं करके ही हम सोचे हैं। इसलिए एक तरफ बदलाव हो रहा है तो दूसरी तरफ पार्टी में भी, हमारे प्रैक्टिस में भी हम कुछ गलतियां भी किए हैं। इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र मैंने बंदूक छोड़ने के निर्णय लिया हूँ। इस निर्णय को मैंने जो निर्णय लिया हूँ, ये पार्टी में बहुत लंबे समय से बंदूक छोड़ने का निर्णय के अलावा इन तमाम चीज़ों को लेकर मैं पार्टी में बहस भी कर रहा हूँ। पार्टी में मेरा तो माइनॉरिटी ओपिनियन था, फिर भी मैं तो हमेशा पार्टी में इस विषय को लेकर चर्चा कर रहा हूँ, सीसी में चर्चा कर रहा हूँ। इसलिए अंत में जाके आज हम ये निर्णय लेना पड़ा है, क्योंकि हमारे गलतियों को सुधारने के लिए और बदल रही कंडीशंस के मुताबिक हम फिर हमारे प्रैक्टिस को भी बदलने के लिए हमने ये निर्णय लिया है। एक अनिवार्य निर्णय है। इस निर्णय के अलावा हम जिस लक्ष्य को लेकर हम इस मैदान में कूदे हैं, इस मैदान में आए हैं, इस मैदान में हम बदलाव के साथ आगे जाना है, तो इसको समझना है, इसके अनुरूप हम आगे की प्रैक्टिस को बदलना है। इस निर्णय से ही हमने बंदूक छोड़ा है। क्या ये जो सरेंडर है, जो आपकी पार्टी की नीति रही है, रिट्रीट की, अस्थायी रूप से वापसी की, क्या ये जो अभी पुनर्वास हो रहा है, सरेंडर हो रहा है, ये क्या कहीं कोई रिट्रीट है, कोई ऐसा है कि टेम्पररी वापसी है, या अभी सैन्य बलों की शक्ति है उसकी वजह से वापसी हो रही है, या संगठन के अंदर कोई फूट है उसकी वजह से वापसी हो रही है, या अस्थायी वापसी है जिसको बाद में लेकर फिर से हम एकजुट हो सकते हैं? ऐसी कोई रणनीति है क्या? ये आपने जो पहले बेसिक क्वेश्चन पूछा था उसी में ही मेरे आंसर है, क्योंकि ये तो कोई अस्थाई नहीं तो टेम्पररी ऐसा कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि कंडीशंस बदल रहा है। इसलिए कंडीशंस जो बदल रहा है इसके अनुसार ही हम चलना पड़ेगा। दुनिया बहुत बदल गया है, देश बदल गया है, इसलिए हम इस बदलाव के चलते ही इस निर्णय पर आया है, क्योंकि ये एक दिन की निर्णय नहीं है। खैर, ये जो सैन्य बल का जो बात आप कहे हैं,
ये तो 1-2 साल का है, नहीं तो पहले लंबे समय से सैन्य बल का ऑपरेशन चल रहे और हम इसके बीच में ही काम कर रहा है। इसलिए ये तो अचानक एक दिन में लिया गया निर्णय नहीं है, अचानक मेरे सोच में कोई बदलाव आया है, ये भी नहीं है। क्योंकि मैं लंबे समय से पार्टी में मेरा विचार ये है कि मास बेस के अलावा, जनाधार के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जनता से हम दूर होने से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले से मैं जो धीरे धीरे हमारा पार्टी इसमें मतलब एक कठिन स्थिति में गई थी 2011 में, उसके बाद फिर 2015 में भी हम इस स्थिति से उभर कर बाहर नहीं आ पाया था। 2011, 2015, 2020, 2024 ऐसा लंबे समय से हमारा पार्टी ने जो प्रयास कर रहा है, लेकिन एक्चुअली जो कुछ हो रहा है, गलतियां कहाँ पर हो रहा है, इस गलतियों से हम बाहर आने के लिए क्या करना है, इस मूल समस्या में नहीं जाने के वजह से हम ऊपरी ढंग से ही दाव पेचों में बदलाव करना, ये करना, वो तो तमाम करते आ रहा है, लेकिन वी डिड नॉट कम फ्रॉम दैट क्राइसिस। इसलिए इसे बाहर आना क्या है, बाहर कैसा आ सकते हैं, इसको लेकर पार्टी में मेरा चिंतन तो 2011 से ही शुरू हुआ है। 11 में चर्चा किया, 15 में चर्चा किया, लेकिन जैसा मैं चर्चा करते आ रहा हूँ, जो मेरे भावना है, जो मेरा विचार है, विचारों से पार्टी स्वीकार नहीं किया है। इसके चलते एक बार हम 2011 में कठिन दौर करके बोले थे, उसके बाद 2015 में और कठिन करके बोले हैं, 2020 में वी आर भाटा स्थिति में गया करके भी हम बोले हैं। ऐसा लगातार डाउनवर्ड्स में जा रहे ग्राफ। इसे बाहर आना कैसा, बाहर कैसा आएंगे? स्पष्ट रूप से मेरा विचार अलग है, मेरे विचारों को स्वीकार करने की स्थिति नहीं है। इसलिए मैं हमारे पार्टी का उसूल होता है, उसके तहत ही मैं इतने दिन तक काम किया हूँ। बाद में आज एक मजबूरन स्थिति में मेरे से पहले ही कुछ लोगों ने इस प्रक्रिया को शुरू किया है, उस प्रक्रिया अच्छी है करके ही मैं समझा हूँ। खैर, शुरुआत में मैं नहीं रहने के बावजूद भी बाद में मैं इसमें शामिल हुआ हूँ। शामिल होकर मैं आज बदल रही कंडीशंस के अनुरूप मैं ये निर्णय लिया हूँ। इसके पीछे कोई डर का या इसके पीछे कोई गुटबाजी का, इसके पीछे कोई रिवाइवल का, इसके पीछे दूसरा किसी आपने जितने सवालें पूछे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। एक है, हम कंडीशंस को देखना है, दुनिया बदल रहा है, हमारा गलतियों से हम बाहर आना है। तो मेरा ये जानना है आपसे कि जब बंगाल में पहली बार कम्युनिस्ट यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी, तो उस समय के टॉप माओइस्ट लीडर्स थे चारू मजुमदार, फाउंडर बिल्कुल आपके, तो उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि जो संविधान की शपथ ले ले वो कैसा कम्युनिस्ट। फिर बाद में चाइना में डेंग जियोपिंग को लेकर भी यही कहा गया, सोवियत में गोर्बाचेव को लेकर भी यही कहा गया। तो पूरी दुनिया भर में देखा गया कि जो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक तौर तरीकों को अपना ले, कॉन्स्टिट्यूशन को अपना ले, वो कम्युनिज्म का आइडियोलॉग नहीं माना जाता। तो अब वैसे लोगों को कहा गया रिफॉर्मिस्ट उस समय। तो क्या मैं अब ये मान लो कि मैं एक रिफॉर्मिस्ट से बात कर रहा हूं और कहीं ना कहीं जो भारत में कम्युनिज्म और माओइज्म की जो आइडियोलॉजी है वो भारतीय लोकतंत्र के सामने कहीं ना कहीं एक फेल साबित हुई है? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। जो रिफॉर्म बोल रहे आप, सही में रिफॉर्मिस्ट है। आपने बंगाल से शुरू किए हैं, बीच में चीन भी गए हैं, रूस भी गए हैं, मुझे भी वहाँ तक आप ले गया है। इसलिए मैं कॉमरेड लेनिन से ही शुरू करना चाहता हूँ। लेनिन ने 1907-8 में, लगभग 120 साल के पहले, लेनिन ने वहाँ पर आज की जो पार्लियामेंट हम बोलते हैं उसको ड्यूमा बोलते थे, ड्यूमा को लेनिन ने एक पिग स्टे करके बताया था। तो लेनिन ने यहाँ तक बोला है कि एक जो चुनाव में जाना है या नहीं तो पार्लियामेंट्रीज में जाना है, एक टैक्टिक्स है। इस हमारा
पॉलिटिक्स में हम ये बोलता है कि कमरेड लेनिन ने बताया था कि एक पॉलिटिक्स है, ये तो टैक्टिक्स है करके ही कमरेड लेनिन ने बताया था, क्योंकि लेनिन कुछ बार बहिष्कार किया था, कुछ बार उसमें भाग लिया था। हमारा पार्टी भी 2004 तक, मतलब हमारी पार्टी 2 पार्टियों का विलय तक इस विषय को लेकर उसी टैक्टिक्स के रूप में ही समझा था, लेकिन चिंतन तो एक टैक्टिक्स के रूप में ही था। बाद में हमारा कांग्रेस जब 2007 में हुआ था, उसमें हम इस विषय को लेकर, इस नीति को लेकर यहाँ तक गया है कि एक इसको स्ट्रेटेजिकल लेवल में ले गया है। ये बहुत बंगे मेरे ओपिनियन है, और हमारा पार्टी में भी बहुत सारे लीडर्स, नेतृत्वकारी साथी सोच रहा है। सीसी में भी 2022 में एक चर्चा हुआ था कि इसको हम टैक्टिक्स के रूप में ही देखना है। पार्टी का सोच में भी परिवर्तन आया है। जो स्ट्रेटेजिकल लेवल पर हम स्ट्रेटेजिक टैक्टिक्स करके हम जो सोचे हैं, इसको बदलने की जरूरत है। मतलब इलेक्शन को बाइकआउट करने का जो है, इलेक्शन को एक टैक्टिक के रूप में ही यूज देखना है। ये हमारा सीसी में भी हम चर्चा किए हैं, और हमारे प्रैक्टिस में भी एक इम्प्लाइड रूप में देखने से 2004 में आंध्र प्रदेश में फर्स्ट बार हमने, उस समय में चंद्रबाबू नायडू थे तेलुगु देशम पार्टी, उस समय में हमने ये यहाँ तक कि कॉल दिया है कि चंद्रबाबू नायडू या टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी को मार भगाओ करके। तो एक्चुअली एक पार्टी को मार भगाओ करके हम जब कॉल दे रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि कोई भी वोटर को, ठीक है हम इसको मार भगाएंगे, फिर किसका पक्ष में देना है? ये लाजमी क्वेश्चन है, लेकिन वी डिड नॉट गिव आंसर। किसका पक्ष में देना है, आंसर नहीं किया। मतलब इसमें इम्प्लाइड अर्थ ये होता है कि वोट दो। एक पार्टी को मार भगाना का अर्थ ये होता है कि दूसरा पक्ष को वोट दो। फिर वोट दो करके हम बोला है क्या? नहीं बोला। लेकिन इसका तो सीधा अर्थ होता है ना कि यदि मैं किसी को कहूं कि इस पार्टी को वोट नहीं देना है, इसका मतलब है जो दूसरी पार्टी है उसको वोट देना है। एग्जैक्टली। तो कुछ इसी तरह के कॉल्स बस्तर में भी होते हैं। बस्तर में भी हुए बस्तर हैं, ये है भाजपा को मार भगाओ करके कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरी बची पार्टी है उसको वोट देना ही होता है, लेकिन हमसे नहीं बताया गया है किस पक्ष में देना है। लेकिन वोटर तो समझदारी है। ये एक सटल वे है, एक टैक्टिक्स है ये। इसलिए जो हमारा पार्टी में भी हम सोच रहा है, एक टैक्टिक्स है। टैक्टिक्स के तौर पर आप चुनाव में जाते या नहीं जाते अलग बात है। परिस्थितियों के अनुसार में आप निर्णय ले सकते हैं। हमारे महान गुरुजी लेनिन ही लिया था, पिग स्टे करके बताया था, सुअर की खाना करके बताया था उसको, उसमें घुसे हैं, उस पर बाहर आया है, उसमें घुसे हैं। लेकिन हमने एक एक्सट्रीम में गए थे, उसको स्ट्रेटेजिकल लेवल पर ले गया है। फिर इसको सुधारने के लिए हमारा सीसी में भी हम चर्चा किए हैं, सुधारने की दिशा में हम जा रहा है। इसलिए अब तो एक बेसिक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये हमने जो ठीक है रिफॉर्मिस्ट करके बोले हैं, रिफॉर्म करना ही पड़ता है, हर चीज को रिफॉर्म करना ही पड़ता है। किस दिशा में रिफॉर्म होता है अलग बात है। तो जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है, ये इलेक्शंस है, ये टैक्टिक्स के रूप में आप पहले भी यूज करते आए हैं और आगे भी इसका यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जब आप चूंकि पुनर्वास कर चुके हैं, काफी और भी बड़ी संख्या में कर रहे हैं, तो क्या आगे भी इलेक्शन को एज अ टूल उपयोग किया जा सकता है? मैं जनवादी को एक टैक्टिक्स रूप में नहीं बताया हूँ। उसमें भाग लेने का विषय जो है, जो नीति जो है, वो उसको लेकर हम एक टैक्टिक्स के रूप में ही देखना है। उसमें जाना गलती है ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, उसको बहिष्कार करना गलती है ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। परिस्थितियां जो प्रिवेलिंग कंडीशंस जो है, कंडीशंस के हिसाब से हम जा सकते हैं। इसलिए परिस्थितियों के हिसाब से हम सोचना पड़ेगा। इसलिए कल जाके ये टूल है करके, क्योंकि परिस्थितियां तो बहुत बदल रहा है, इसलिए वो टूल को भी इस्तेमाल करना ही पड़ेगा।
मतलब आप एक, जितना जनवादी है या नहीं अलग बात है। मतलब आप आज इस इंटरव्यू में एक हिंट दे रहे हैं कि आगे चलकर वो एक पॉलिटिकल जो इलेक्शन का जो होता है उसको एक टूल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ये तो महान गुरुजी लेनिन का संदेश है, लेनिन का उसूल है। ठीक है, मैं एक अगले प्रश्न में आता हूँ जी। कि स्वाभाविक सी बात है, जैसे सीपीआई माओवादी एक पार्टी, एक ऑर्गेनाइजेशन, वो भी कहीं ना कहीं भारत में सत्ता अपनी स्थापित करने के लिए पॉलिटिकली और मिलिट्रीली दोनों स्ट्रेटेजी से काम कर रही थी। तो जब ये दोनों स्ट्रेटेजी से काम कर रही थी तो इसमें एक प्रोटेक्टेड वॉर का जिक्र होता है। तो चूंकि अब जिस तरीके से पुनर्वास की, सरेंडर की लहर चल रही है और हम सभी देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो सीपीएम माओवादी के जो कैडर हैं वो पार्टी छोड़कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं, तो अब इस प्रोटेक्टेड वॉर का क्या होगा? ये तो एक, और इस पे एक और मैं ये भी बोलूंगा, इसलिए चूंकि सरेंडर शब्द का उपयोग नहीं किया जा रहा है, पुनर्वास शब्द का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए मैं और इस चीज को और जानना चाहूंगा। ठीक है, प्रोट्रैक्टेड वार जो होता है इसको दीर्घकालीन युद्ध बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट, ये भी एक रिफॉर्मिस्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लेनिन ने जो कहा था, लेनिन ने इंसरेक्शन के बारे में कहा था, उसका रिफॉर्म करके माओ ने दीर्घकालीन जनयुद्ध में बदल दिया है। क्योंकि चीन में भी 1921 में पार्टी का गठन हुआ था, उसके बाद 1927 तक कई बार इंसरेक्शन में जाके वो लोग फेल हुए हैं, गए हैं, फेल हुए, गए हैं, फेल हुए हैं। फिर बाद में चाइनीज कंडीशंस के हिसाब से वे लोग प्रोट्रैक्टेड वार में उतरे हैं। इसलिए हमारा पास आपने जो बताया है मिलिट्री स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी करके आपने जो बताया है, दो स्ट्रैटेजी नहीं होता है, कभी भी एक ही स्ट्रैटेजी होता है, वो हमारा पार्टी का ही होता है। पार्टी लाइन जो होता है उसी के अनुसार मिलिट्री लाइन बनता है। इसलिए पार्टी गाइड करता है, लीड करता है, पार्टी ही डिसाइड करता है, डिसाइडिंग फैक्टर इज द पार्टी। इसलिए हमने जिस तरह से, जैसा हम इस देश को, ऐसा हम पहले ने कैरेक्टराइज किया है कि एक सेमी कॉलोनियल, सेमी फ्यूडल करके अर्ध उपनिवेश और अर्ध सामंती देश के रूप में हम चिन्हित किया है। उस अनुसार हम इस देश में दीर्घकालीन युद्ध को ही चलाने के लिए हम निर्णय किए हैं। इसका मतलब ये होता है कि शहरों में जाके हम पहले ही जैसा रूस में हुआ था वैसा हम सत्ता को हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। जो शहर है, ये शहर मतलब रूलिंग क्लासेस के लिए एक मजबूत गढ़ होता है। जहाँ रूलिंग क्लासेस वीक है, जैसा उसका कम्युनिकेशंस नहीं तो अलग अलग चीज़ें बहुत कमज़ोर होता है, वहाँ ग्रामीण क्षेत्र होता है, मैदान, ग्रामीण इलाका होता है। इस एरिया को हम स्ट्रेटेजिकल इलाका के रूप में मानते हैं। वहाँ जाके हम हमारा एक्टिविटीज़ को शुरू करते हैं, वहाँ जाके हम हमारा मिलिट्री लाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कोशिश करते हैं, वहाँ जाके हम हमारा सेना का निर्माण करने के लिए भी कोशिश करते हैं। उसी प्रकार हमारा प्रैक्टिस चला है। हम उसी प्रैक्टिस को 1980 से लेकर हम शुरू किए हैं। हमारा दस्ता को शुरू किए है, दस्ता से हमारा PLGA बना है। उस हिसाब से हमारा इसको लेकर हम जनयुद्ध को चलाने के दिशा में हम काम किए हैं। लेकिन जो हम किए हैं, चीन की परिस्थितियां अलग थी, क्योंकि 100 साल पहले की परिस्थितियां हैं, आज यहाँ की परिस्थितियां अलग है। यहाँ पर कम्युनिकेशंस डेवलपमेंट हो गया है, सब कुछ डेवलपमेंट हो गया है। एक्चुअली आप देखें तो शहरों से ज़्यादा यहाँ पर अंदर आज ये परिस्थिति बन गया है कि उस परिस्थितियों में हम अलग प्रैक्टिस करने की मजबूरन स्थिति भी आ गई है। मतलब आप मानते हैं कि जो भारत की डेमोक्रेटिक जो सरकार है उसने कहीं ना कहीं गांव-गांव तक जो बेसिक सुविधाएं होती है वो इतनी पहुंचा दी है कि वो जो आप प्रोटेक्टेड वॉर की बात कर रहे हैं उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है गाँव में। गाँव में कितना
वेलफेयर एक्टिविटीज़ हुआ है नहीं हुआ है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हो रहा है, मतलब एक्चुअली हमारा संघर्ष शुरू होने के बाद जहाँ पर हमारे आंदोलन है वहाँ पर एक तरफ ये ड्यूअल नीति को लेके, द्वंद्व नीति को लेके सरकारें काम कर रहा है। एक तरफ मेनली उसका फोर्सेस को वहाँ पर डिप्लॉय करना है और दूसरी तरफ उनके अर्थ में डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को भी साथ में करना है। ये तमाम चीज़ों को लेकर जो बदलाव आ रहा है, इस बदलाव के अनुसार हम उस रास्ते में भी, हमारे उसूल में भी, हमारे प्रैक्टिस में भी बदलाव लाने की स्थिति आ गई है। इसलिए हम उस जो हम इतने दिन समझे हैं उसे बाहर आके काम करने के लिए निर्णय लिए हैं। चलिए, मैं एक और प्रश्न है कि आप वर्षों तक ये मानते रहे कि जो क्रांति है, सो कॉल्ड रिवॉल्यूशन है, वो बंदूक से ही आएगी, लेकिन अब आपने कहा है कि हम बंदूक तो छोड़ रहे हैं लेकिन संघर्ष कहीं ना कहीं जारी रहेगा, तो वो संघर्ष का रास्ता कैसा होगा आगे? ठीक है, आप पूछे हैं आगे भविष्य हमारा कैसा रहेगा, संघर्ष की रास्ता कैसा रहेगा। मैं तो हमारा पहले स्टेटमेंट में ही मैं बता दिया हूँ, आज परिस्थितियाँ बदल चुका है, इसलिए हम बदले हुए कंडीशंस में हम कानूनी तौर पर ही हम संघर्ष करना है करके हम निर्णय लिए हैं। इस निर्णय के पीछे फिर मेरे पहले से मैं बता रहा हूँ 2011 उससे पहले से भी हम जनता से दूर हुआ करके मैं बताया हूँ, इसलिए आज जनता के बीच में जाने की आवश्यकता बहुत गंभीर रूप से हमारे सामने आया है। ये बात आखिरी में हमारा 2020 में हम एक दस्तावेज भी तैयार किए हैं। उस दस्तावेज को हम POR बोलते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल रिव्यू करके हम बोलते हैं, राजनीतिक सांगठनिक समीक्षा बोलते हैं। उस समीक्षा में भी हम ये चिन्हित किया है कि हम कानूनी संघर्ष जो करने की होता है वो नहीं किए हैं, उसे हम जनता से दूर हुए करके हम मान लिए भी है। इसलिए आज फर्स्ट एंड वेरी प्राइमरी समस्या यह है कि जनता में जाओ। जनता में जाने के लिए एक रास्ता है, जाना है, जा रहा है, इसलिए हम बंदूक छोड़े हैं। साम्यवाद कैसा, समाजवाद कैसा बनता है, कैसा बनाना है, वो लंबी प्रक्रिया है, उसमें आगे की फ्यूचर में ही जानना पड़ेगा। आप जैसे संघर्ष की एक बात कर रहे हैं, कुछ वैसे ही कुछ जनता के बीच जाने की और संघर्षों की बात, बस्तर के कुछ नाम हैं, जैसे मनीष कुंजाम है, सोनी सोरी है, ऐसे कुछ नाम हैं जो लगातार बस्तर में भी कुछ न कुछ एक्टिविटी में शामिल रहते हैं। आप, स्वाभाविक सी बात है, आपने उनके बारे में सुना भी होगा और उनकी गतिविधियों को पढ़ा भी होगा, तो उनके सारे जो एक्टिविटीज हैं उनको किस तरीके से देखते हैं? क्या आपका संघर्ष भी कुछ उसी तरह होगा? ये तो एक अच्छा वक्त है बताने के लिए। आपका सवाल भी उस दिशा में मुझे भविष्य में उपयोग होगा करके ही मैं समझ रहा हूँ। समाज में बहुत सारे लोग काम कर रहा है, अपने अपने विचारों के साथ चलते हुए काम कर रहा है। मनीष कुंजाम जी पहले CPI केंद्रीय कमेटी का सदस्य भी था, वो भी छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया उसका अलग विषय है। सोनी सोरी वो भी पहले आप पार्टी में थी, वो आप पार्टी को भी छोड़ दिया है, क्यों छोड़ दिया वो अलग बात है। लेकिन ये दो फिगर्स जो आप बता रहा है, इन लोगों ने बस्तर के जनता में बहुत काफ़ी जानते हैं लोग। इसलिए पहले मेरा स्टेटमेंट में मैं जो बताया हूँ, जनता के मुद्दों पर जिन लोगों ने काम कर रहा है, खैर जो भी पार्टी हो, जो भी संगठन हो, मुख्य रूप से आदिवासी संगठन हो, उन तमाम लोगों से कंधे से कंधा मिलाकर हम काम करेंगे। यही बात मैंने पहले स्टेटमेंट में भी बताया हूँ। हमारे सारे साथी भी, जितने लोग मेरे बाद आ रहा है, उन लोगों को सोच में भी यही विषय है। इसलिए इस आपके जरिए से मैं उन तमाम लोगों को अनुरोध कर रहा हूँ कि हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे।
जनता के मुद्दों पर काम करेंगे, कानूनी तौर पर काम करेंगे। और आपने कहा कि उनके साथ मिलकर काम करेंगे, तो मेरे को दो चार नाम, अब दो नाम बस्तर से आए तो दो कुछ नाम मुझे दिल्ली से भी याद आ रहे हैं। जैसे कुछ नाम है, अरुंधति रॉय है, बिला भाटिया है, नंदिनी सुंदर है, योगेंद्र यादव है। ऐसे जो नाम है ये भी देश में अलग अलग चीजों को लेकर किसी न किसी एक्टिविज्म के नाम पे चर्चित रहते हैं, और स्वाभाविक सी बात है आपने अखबारों में, मीडिया में इनके बारे में सुना या पढ़ा होगा। तो क्या भविष्य में आप जो संघर्ष की योजना कर रहे हैं, क्या इन लोगों का भी सहयोग आप लेंगे अपने संघर्ष में? जो रास्ता हम चुने हैं, इस रास्ते में ये नाम, नहीं तो इस व्यक्ति से हम दूर रहेंगे, उस व्यक्ति से दूर रहेंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। हम समाज में सही मुद्दों पर जनता के साथ मिलकर जो लोग काम करते हैं, उन तमाम लोगों से मिलकर ही हम जनता के समस्याओं पर काम करने के लिए तैयार हैं। इसलिए जो भी हो, आपने जो नाम लिए हैं, उन लोगों से हम मिलकर काम करने में हमारा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर जो एक ब्रांड है, एक्स माओइस्ट करके रहता है, इसलिए फिर इन लोगों से मिलकर काम करने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, समाज में क्या समस्या आएगी, दे हैव टू टेक देयर डिसीजन। लेकिन वी आर रेडी टू वर्क विथ एनीबॉडी। एक और मैं जानना चाहूंगा कि जो एक अर्बन सपोर्ट सिस्टम की बात होती है, और आप सीपीआई माओइस्ट जो पार्टी है उसके टॉप लीडर्स में से एक रहे, तो ये अर्बन सपोर्ट सिस्टम किस तरह से एक्टिव था, किस तरह से काम कर रहा था, कुछ इस पे आप बता सकते हैं? बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके लेकर बहुत सारे प्रचार हो रहा है। आप हमारी पार्टी, हमारी पीबी से रिलीज किए गए दस्तावेज पढ़े या नहीं पढ़े मुझे पता नहीं, लेकिन 2024 अगस्त में हमारे पीबी एक सर्कुलर रिलीज किया है। उस सर्कुलर को गौर से आप देखने से उसमें हम एक जगह पर ये लिखा है कि हम अब आइसोलेशन में चले गए हैं, सभी से दूर हुए हैं, जनता हमसे नहीं है, शहरों में हमारा पार्टी नहीं है, मजदूरों में हमारी पार्टी नहीं है, मैदानों में हमारी पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी मात्र कुछ इलाकों में, जंगल के इलाकों में ही सीमित हो गया है, सिमट गया है, और पीएलजीए में भी आदिवासियों के अलावा और कोई भी नहीं है। इस स्थिति से बाहर आने के लिए हम काम करना है करके ही हमारी पार्टी, हमारी पीबी निर्णय लिए है। इसलिए जो अर्बन नक्सल करके जो ब्रांड किया जा रहा है, नहीं तो बताया जा रहा है, वो तो जो लोग बता रहा है वो वे लोग ही जानते हैं। एक्चुअली अर्बन नक्सल्स करके कोई दूसरा नहीं होता है, और रूरल नक्सल करके कोई नहीं होता है। जिन लोगों ने माओवाद का विचार से चल रहा है वो लोग चल रहा है होगा शायद, लेकिन हमारा पार्टी के तरफ से अर्बन मैकेनिज्म, नहीं तो नेटवर्क, ऐसा जो कुछ बोल रहा है वो तमाम हम खो चुके हैं। पिछले 15 साल से बहुत कमजोर हुआ है। माओइस्ट का जो डॉक्यूमेंट आया था अर्बन पर्सपेक्टिव, उसमें तो अर्बन मैकेनिज्म की बात होती है, अर्बन सिस्टम, तो क्या वो सिस्टम था, अभी नहीं है, ऐसा है? सही बात है, हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, हमारा विलय से पहले ही हम वो डॉक्यूमेंट तैयार किया है। तो ये जो अर्बन सपोर्ट सिस्टम की जिसकी मैं बात किया, तो आपकी ही पार्टी का एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था अर्बन पर्सपेक्टिव, उसके पहले स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स डॉक्यूमेंट आया था, उसमें तो अर्बन सिस्टम की बात हुई थी। तो क्या ऐसा है कि अर्बन सिस्टम एक समय में था, काफी स्ट्रॉन्ग था, जो कहीं ना कहीं जो शहरों में एक ढाल का काम करता था, भले अभी नहीं है, अभी वो आइसोलेट हो गए, अभी वो खत्म हो गया या कमजोर हो गया, लेकिन क्या वो अर्बन सपोर्ट सिस्टम था एक समय में? अर्बन सिस्टम नहीं रहने से जंगल में कोई काम नहीं कर सकता है। जो हमारा प्रोट्रैक्टेड वार करके आप जो जिक्र किया था पहले, प्रोट्रैक्टेड वार चलना है तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स बोलते हैं, रणनीति रणकौशल करके एक दस्तावेज होता है, अभी भी है, उसी प्रकार हम काम करते हैं। उसमें आप जो बता रहा है वो लिखा हुआ है, और बाद में हम आप जो बोल रहे हैं अर्बन पर्सपेक्टिव करके, वो दस्तावेज को भी हम तैयार किए हैं, विलय के पहले ही तैयार किया है।
समस्या ये है कि हम 1980 में जब जंगल में आए थे, उस समय में अलग अलग शहरों में भी हमारा ऑर्गेनाइज को भी हम डिप्लॉय किए हैं, एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही चला था। लेकिन बाद में जैसा हम मिलिट्री पर ज़्यादा ध्यान दिया है, उन तमाम चीज़ों को हम नज़रअंदाज किए हैं, उसके चलते हमारा पूरा सिस्टम फेल हो गए है, नुकसान हुआ है। आज वो सिस्टम कुछ भी नहीं है। इसलिए कल जाके काम करने के लिए, ये तो हम बदले हुए परिस्थिति में ही काम करने के लिए सोच रहा है। इसलिए फिर अर्बन अलग, ये मैदानी इलाका अलग, जंगल इलाका अलग, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। कल की दिन हम कैसा काम करना, क्या करना, एक सोचने की होता है। पहले था, अब जो पूछा है वो पहले था, लेकिन धीरे धीरे हमारा जो प्रैक्टिस में मिलिट्री पर ज़्यादा ध्यान दिया हुआ, इसके चलते वो पूरा सिस्टम फेल हुआ है, खो गया। जैसा कि हम जानते हैं कि आपके जीवन का जो अधिकांश समय है वो सीपीआई माओवादी पार्टी में रहा, और सीपीआई माओवादिस्ट पार्टी है वो कहीं ना कहीं पूरे देश के एक बड़े हिस्से में वॉयलेंस, हिंसा, हत्या, नरसंहार, आगजनी, तमाम इन सब चीजों में शामिल रहे। इसके कारण कई निर्दोष बेजुबान जो आदिवासी हैं, जो निर्दोष ग्रामीण हैं, वो मारे गए। किसी के घर का बच्चा चले गया, किसी के पति चले गए, किसी का बेटा चले गया, कहीं माँ चले गई। कई ऐसे नक्सल पीड़ितों से मैं स्वयं भी मिला हूं, उन्होंने मुझे अपना दुख दर्द भी बताया। तो आप जब आज यहाँ पर बैठे हैं, आप वापस आ चुके हैं, तो आपको नहीं लगता, आपको कभी रिग्रेट होता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं कि इस एक संगठन के कारण, एक विचार के कारण देश ने इतनी हिंसा देखी, बस्तर के आदिवासियों ने इतनी हिंसा देखी? कभी आपको रिग्रेट होता है इस बात का? मतलब होता है। मैं अक्टूबर 12 तक माओवादी पार्टी का पोलिट ब्यूरो के सदस्य के रूप में ही था। मैं इधर आने से पहले जनता के लिए 6 पन्नों का एक अपील भी रिलीज़ किया था। वर्ग संघर्ष में ये तमाम तो होता है, जाने अनजाने होता है, कुछ विषयों में हमारे गलतियों से भी हुए हैं। इसलिए मेरा हो सकता है 5% गलतियों से हुए हो, लेकिन 95% तो प्रॉपर प्लानिंग करके, स्ट्रेटेजी बनाकर, ऑपरेशंस करके, एम्बुश लगा के, इन सभी चीजों में ही तो घटनाएं हुई हैं। इस वो आपने जो बता रहा है वो वर्ग संघर्ष के भाग है, इसलिए वो तमाम हुआ है। उसमें जो गलतियां हुआ है, गलतियों को लेकर भी मैंने जनता को अपील किया था, हमारा गलतियों के लिए हमें माफ़ी करना है करके जनता के सामने रखे हैं। आज आपके जरिए भी मैं जनता के सामने और एक बार भी बोल रहा हूँ, हमारे तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से जहाँ भी गलती होता है तो तुरंत भी हम स्टेटमेंट्स दे रहे, जनता के बीच में जा रहे, जनता में बीच में जाकर हमारा गलतियों के बारे में हम रिग्रेट भी बताते हुए आए हैं। और आज भी हम जितने लोग हमारा गलतियों से नुकसान उठाना पड़ा है, उन तमाम लोगों को मैं और एक बार भी माफ़ी चाहता हूँ। रिग्रेट भी होता है हमारे लिए। सलवा जुडुम को लेकर आप क्या सोचते हैं कि सलवा जुडुम पर जो बैन लगा, जो सलवा जुडुम शुरू हुआ, तमाम चीजें हुई, उसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, लेकिन जो सलवा जुडुम जब बैन हुआ, उस पर प्रतिबंध लगा, तो कहीं ना कहीं उससे एक तरफा फायदा सीपीआई माओवादी पार्टी को हुआ। आप मानते हैं इस चीज को? और एक और चीज, जो महेंद्र कर्मा की हत्या हुई, वो बदला था कि क्या था? मैं दोनों चीजों का आंसर जानना चाहता हूँ। आप जो पूछा है सलवा जुडुम के बारे में, सलवा जुडुम तो 3rd राउंड है। सलवा जुडुम के पहले जन जागरूक अभियान करके बिल्कुल 2 बार चला था, बिल्कुल 2 बार हुआ था उसका। और एक प्रकार का उच्च स्तर में चलाया गया है सलवा जुडुम जी। और बिल्कुल 90 में भी जो चला, तो उसके रिटेलिएशन में जो सीपीआई माओवादी, उस समय तो नहीं था, पीडब्ल्यूजी था, उसने 91 में 70 बस्तर के 70 आदिवासियों का नरसंहार कर दिया था। वो भी सच्चाई है। इसलिए उस समय में सलवा जुडुम था। सलवा जुडुम को बहुत अलग अलग प्रकार से व्याख्या किया गया था। उसके चलते ही प्लेटून्स, कंपनीज त्वरित गति से डेवलप हुआ है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि सलवा जुडुम की शुरुआत ही इसलिए हुई क्योंकि सीपीआई माओवादी
वो लोकल्स उनसे बहुत ज्यादा परेशान थे। जो लोकल ट्राइबल्स थे बस्तर के, लोकल आदिवासी थे, वो बहुत ज्यादा अपने आप को प्रताड़ित फील कर रहे थे। इसलिए तो 90s में भी जन जागरण अभियान आया, फिर 2000 के दशक में आया, फिर 2005 में सलवा जुडुम आया। जैसे आपने कहा कि वो तीसरा फेज था, उसका चौथा फेज भी आया, बिल्कुल। लेकिन मेरा कहना ये है कि सलवा जुडुम जब बैन हो गया तो उसका क्या फायदा सीपीआई माओवादी पार्टी को मिला बैन होने के बाद? क्योंकि कौन चलाया वो, ये बेसिक क्वेश्चन है। जो जनता के विरोध में थे मुखिया लोग, ट्रेडिशनल मुखिया लोग जो जनता के विरोध में थे, वे लोग चलाया है। ठीक है, ये एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, ये आपका इसी पर्सपेक्टिव में ही आपका जो बयान के बाद हमारे लिए क्या फायदा हुआ, हाँ, मैं एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि बैन के बाद क्या? वही उसी में मैं आ रहा हूँ। बयान होने से पहले जो हम उसका फायदा उठाया है, उसी के चलते ही बाद में भी हमारे लिए फायदा हुआ है। वही मैं जानना चाहता हूँ कि क्या फायदा हुआ। रिक्रूटमेंट के चलते हम प्लेटून्स, कंपनीज बनाया और बटालियन भी बनाया है उस समय में। इसके चलते बाद में हमारा मिलिट्री फॉर्मेशंस में डेवलपमेंट हुआ है। इसके चलते हम मिलिट्री में जो डेवलपमेंट आया हुआ है, उसके बाद ही हमारा डेवलपमेंट्स का एक हम सही पहचान तो सकते हैं। 2007 में जो अस्थाई बैन लग गया था, 9 में बनाया था। हाँ 9 में लग गया। उसके बाद इसमें जो बटालियंस बनी, जो आपके प्लाटून्स बने, जो कंपनीज बनी, ये बैन के बाद बनी। बयान नहीं है, उसको रद्द किया है सुप्रीम कोर्ट से। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द किया, बिल्कुल। तो उसके बाद का ही मैंने पूछा आपसे, क्योंकि एक अच्छा जजमेंट है मेरे ख्याल से। क्योंकि सामाजिक मुखिया लोग, कुछ लोगों ने उसमें गए थे सुप्रीम कोर्ट में, जनता के साथ में है, जनता के पक्ष में थे वो लोग। मनीष कुंजाम और कुछ लोग, EVS शर्मा, some other people, रामचंद्र गुहा वो है, और रामचंद्र गुहा हिस्टोरियन है, नंदिनी सुंदर, हाँ, ये लोग गए थे। ये लोग वहाँ पर फाइट किए हैं कोर्ट में, इसका वजह से वो रद्द हुआ है। इसके चलते भी समाज में वो क्या था, वो आज हमारे बीच में नहीं है। बाल गोपाल जी, वो भी बहुत अच्छा आर्टिकल्स लिखे हैं, समाज में गए हैं, उनका एक पहचान है देश में एक बुद्धिजीवी के रूप में। वो भी उसके विरोध में जनता में क्या हो रहा है ये दिखा है। इसलिए एक प्रकार हमारा अंदरूनी इसमें फायदा हुआ है, दूसरा प्रकार वो एक्सपोज होकर बाहर भी अच्छा फायदा हुआ है। अच्छा, मैं आखिरी 2 क्वेश्चंस बस आपसे लेना चाहूंगा। एक पहला प्रश्न तो यही है कि अभी जो वर्तमान में जो DRG है, तो मैंने रुपेश जी का भी इंटरव्यू देखा, उन्होंने भी कहा कि अभी जो पुनर्वास कर रहे हैं नक्सली, वो DRG में शामिल ना हो, उन्होंने कहा। तो क्या ये अभी एक पार्टी की नई लाइन है आपकी कि DRG में अब शामिल नहीं होना है? नहीं होना है तो क्यों नहीं होना है? क्या DRG से के ऑपरेशंस के कारण जिस तरह से सीपीआई माओवादी बैकफुट पे गई है, ऑर्गेनाइजेशन बैकफुट पे गया है, उससे कहीं ना कहीं घबराहट है? क्या है कारण DRG को लेकर? ऐसा तो हमारा पार्टी में DRG हो, CSAT हो, नहीं तो और कोई पुलिस फोर्स हो, पुलिस फोर्स में नहीं जाना है करके ही हम पहले से जनता में प्रचार कर रहा है। क्योंकि हम जनता में काम कर रहा है, हम जनता में हमारा आंदोलन को जारी रखे हैं। उस समय में फिर एक ही परिवार से पार्टी में रहते हैं और एक ही परिवार से उधर जाते हैं, तो दोनों के बीच में क्लैशेस होता है, ये अच्छा नहीं है। नहीं, जो अब ऑलरेडी वापस आ चुके, जो मेन स्ट्रीम में आ गए, वो DRG में ना जाए, ऐसी अपील की जा रही है। हम बाहर आने से पहले ही कॉमरेड रुपेश जी ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से भी बातचीत की है, इसलिए हम फिर बंदूक तो छोड़ दिया है, फिर बंदूक पकड़ के DRG में शामिल होकर जनता में जाना, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। इसीलिए DRG में नहीं जाना है, पुलिस फोर्स में नहीं जाना है करके हम सोचते हैं। लेकिन कुछ लोगों का इच्छा होता है, कुछ लोग जाना चाहते हैं, तो वो कोई प्रतिबंध ऐसा, पाबंद ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा आम सोच ये है कि इसमें जाना ठीक नहीं है करके ही हमारा सोच है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भी मान लिया है। एक प्रश्न ये है कि मूलवासी बचाओ मंच से प्रतिबंध बैन हटाने की बात हो रही है, तो क्या जो आपके आगे का जो संघर्ष है वो क्या मूलवासी बचाओ मंच जैसे बैनर के तले होगा या उनके साथ होगा, या मूलवासी बचाओ मंच क्या पहले भी आप लोगों के निर्देश के अनुसार ही काम करता था, या क्या आप लोगों से सलाह लेता था, ऐसा कुछ था?
एक हमारा ये है कि मूलवासी बचाओ मंच वो एक संगठन है और बाकी कई संगठन है। आज हम बाहर आ चुका है, हथियार छोड़ दिया है, हम कानूनी तौर पर संघर्ष करने के लिए हम निर्णय लिए हैं। इसलिए ऐसा कानूनी तौर पर संघर्ष करने की जो संगठन होता है उस पर प्रतिबंध रखना सही नहीं है। इसके मेरा कहना ये आप तो नया संगठन भी बना सकते हैं, हाँ, जो नया बैनर, लेकिन पर्टिकुलर मूलवासी बचाओ मंच को ही बैन से हटाने की बात क्यों की जा रही है? क्या उसको ही बैनर बना के काम करना है? क्या पहले भी उनके साथ कोई कम्युनिकेशन रहा है? क्योंकि वो एक कानूनी तौर पर संगठन, कानूनी तौर पर काम करने की संगठन था, इसलिए उस पर बयान हटाने के लिए हम बताया है। क्योंकि बस्तर में, खासकर दक्षिण पश्चिम बस्तर में सिलिंगेर में जो संघर्ष हुआ था उससे ही वो उभर कर आया था। एक कानूनी तौर पर संघर्ष कर रही है, इसलिए उसमें हमारे एरिया के हजारों की संख्या में उसमें शामिल हुए थे। हम भी उन लोगों को उसमें शामिल होकर आप संघर्ष कर सकते हैं करके भी हम गाइड किए हैं। उसमें कोई ये नहीं है, हम उसी को चलते ही काम करना, ऐसा कुछ बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। कल जाके अलग अलग संगठनों में जिन लोग, पहले ही मैं बताया था, जिन लोगों ने जनता के समस्याओं पर काम करते हैं उन तमाम लोगों से हम कानूनी तौर पर संघर्ष करने के लिए ही निर्णय लिया है। उसमें ये लोग कहाँ तक काम करते हैं, आज मूलवासी बचाओ मंच के लोग हैं, वो लोग कल जाके क्या होता है वो लोग निर्णय लेना है। लेकिन जिन लोगों ने जनता के समस्याओं पर किस बैनर पर काम करते हैं उन तमाम लोगों से हम काम करने के लिए तैयार है। इसीलिए हम ये मांग किया है कि ऐसा संगठनों पर प्रतिबंध ना रखें। ये है विषय। एक प्रश्न और है मेरा कि जो आपकी सीपीआई माओवादी पार्टी बात करती है, हम आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, बस्तर के, खासकर बस्तर के आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, उनके अधिकारों का शोषण नहीं होने देते, उनका शोषण नहीं होने देते। तो सीपीआई माओवादी पार्टी में टॉप लीडरशिप में बस्तर का आदिवासी क्यों नहीं है कभी? ये तो आप दो प्रश्न है इसमें। एक तो बस्तर के आदिवासियों के लिए काम करना, नहीं, दूसरा अगर आदिवासियों के काम करने की बात आप कहते हैं तो आपकी अपनी लीडरशिप में बस्तर का आदिवासी क्यों नहीं है? हम आदिवासियों के लिए ही काम नहीं करते हैं, तमाम उत्पीड़ित जनता के लिए हम काम करते हैं। लेकिन हमारा लंबा प्रैक्टिस हम दंडकारण्य में, बस्तर में रहने की वजह से ये एक चल रहा है। हम इसमें आज इसी संघर्ष में शामिल होकर अपने कंट्रीब्यूशन से वे साथी लोग, जो लोग उभर के आए हैं, कॉमरेड रामधीर है, कॉमरेड इडमा है, कॉमरेड एर्रा है, कॉमरेड देवा है, टॉप लीडरशिप में टॉप लीडरशिप। सीसी मेंबर कौन है? पीबी कौन है? सीसी में ही कॉमरेड रामधीर है, कॉमरेड इडमा है, ऐसा लोग बहुत लोग हैं। दो नाम बस आपने गिनाया। हाँ, इधर दो नाम है। झारखंड में तो बहुत सारे लोग, पीबी में भी हमारा मिश्रा। लेकिन आपका बेस एरिया तो छत्तीसगढ़ अबूझमाड़ है, दंडकारण्य है जी, यहाँ कौन है? यहाँ तो रामधीर है और इडमा है, टॉप लीडरशिप में आ गए। पीबी में कौन है? पोलित ब्यूरो में पीबी भी नहीं है, एक भी बस्तर का एक भी आदिवासी आज तक सीपीआई माओवादी के पोलित ब्यूरो में नहीं रहा। एक अंतिम प्रश्न पूरे इंटरव्यू का, पूछिए। आप आगे भविष्य में संघर्ष की बात कर रहे हैं और संभवतः हो सकता है कि ट्राइबल एरियाज में, जनजाति एरिया में, आदिवासी एरिया में आप काम करना चाहते हैं आगे भविष्य में, जनता के लिए काम कर। तो इन एरिया में जो आदिवासी एरियाज हैं वहां पर आगे अभी जो हाल फिलहाल में पिछले 8-10 सालों में, पिछले एक दशक में एक बड़ी गंभीर समस्या दिख रही है, वो है ईसाईकरण की, धर्मांतरण की, जिसको लेकर बस्तर के भी जो जनता है उन्होंने सड़क से लेकर, मतलब जगदलपुर, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर की सड़कों से लेकर रायपुर की सड़क और दिल्ली तक कई बार अपनी आवाज उठाई है, कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, मार्च निकाले हैं, लेटर्स जारी किए हैं। तो क्या आपका संघर्ष इस ईसाईकरण के खिलाफ भी होगा? आदिवासियों की अस्मिता और अस्तित्व, ये दो जो महत्वपूर्ण विषय है, क्या उसको बचाने के लिए जो ईसाईकरण के खिलाफ, मिशनरीज के खिलाफ भी आपका संघर्ष जारी रहेगा? इसमें कुछ होगा? ये तो अपना देश में एक ऐतिहासिक मुद्दा है। हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं है, धर्म उन लोगों का निजी विषय है। नहीं, लेकिन आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व की तो लड़ाई है ना, वही है। आदिवासियों में ही हिंदूकरण हो रहा है, ईसाईकरण हो रहा है। लेकिन जो सड़क पे जो लड़ाई दिख रही है वो तो मिशनरियों के खिलाफ ज्यादा दिख रही है। हो सकता है,
मिशनीकरण का है, ये कृष्णाइजेशन का है, विरोध में हो सकता है, लेकिन वो उन लोगों का निजी विषय है। हम ऐसा दंगा ना होना है करके हम बोलते हैं। और आप जिस धर्म लेना चाहते हैं आपका मर्जी है, आपका विषय है। दोनों आदिवासी है, उसमें जो लोग जा रहा है वो भी आदिवासी है। आप आज दंडकारण्य में, बस्तर में किसी घर का आंगन में जाने से तुलसी पौधा दिखता है, वो किसका इंडिकेशन है? इसलिए एक मुद्दा आज एक सामने आ रहा है कि वी आर नॉट हिंदूस, वी आर नॉट क्रिश्चियंस, वी आर आदिवासीज, सो लेट अस सपोर्ट टू दैट। वो भावना जो है, तो आदिवासी तो कहता है कि जो हिंदू है वो भी प्रकृति पूजक है, आदिवासी भी प्रकृति पूजक है, वो तो ठीक है, लेकिन ईसाई के घर में तो तुलसी का पौधा नहीं होता। हिंदू तो प्रकृति, ये सारी चीजें अलग है। बस मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर जो बस्तर का आदिवासी समाज अपनी रूढ़ी परंपरा, अपनी आस्था, अपनी संस्कृति, अपने देवता, अपने गुड़ी, इनको बचाने के लिए ईसाईकरण के खिलाफ आवाज उठाता है, तो क्या उस आवाज में आप शामिल होंगे? हम तो धर्म से कोई लेना देना नहीं है करके ही बताएंगे, इसमें जाओ उसमें जाओ। हाँ, क्योंकि जबरदस्ती, हम जो पहले आया था उस समय में तो जबरदस्ती भी हुआ था कुछ मतांतरकरण, इसका भी हम विरोध किए हैं। इसलिए कहाँ भी जनता पर आप जोर जबरदस्ती, क्या ईसाईकरण को भी नहीं, तो जनता अपनी इच्छा से जो करते हैं, जो अंधविश्वास में है वो लोग करते हैं, उसको एजुकेट करना, जागरूक करना हमारा कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो अगर बस आप आखिरी एक अपील, जो अभी भी जो जंगल के अंदर जो आपके सीपीआई माओवादी के जो कैडर हैं, जो लीडर्स हैं, वो जो है उनके लिए कोई आखिरी अपील कि वो वापस आए, मुख्य धारा में शामिल हो और आपकी तरह सो कॉल्ड रिफॉर्मिस्ट बनकर वापस आ जाए, कोई आखिरी अपील? बहुत अच्छा सवाल है सर, क्योंकि मैं तो सारी पार्टी में ही ये सवाल या बहस उठाया था। मैं पूरा पार्टी को ही सोचने के लिए अपील किया था। मैं व्यापक रूप से चर्चा भी किए हैं पार्टी में। जो बाकी बचे लोग हैं उन लोगों के पास भी मेरा दस्तावेज गया था। आज भी मेरा अनुरोध ये है कि तमाम लोग, जो लोग हैं वो लोग बाहर आए, वो लोग भी आज जो हम कानूनी के तौर पर लड़ने के लिए निर्णय लिए हैं, इस विषय को लेकर जनता में काम करने के लिए कि बंदूक छोड़े, वो लोग भी बाहर आए। परिस्थितियाँ बदल चुका है, हम चिन्हित कर रहा है, हमारा सीसी भी चिन्हित किया है, लेकिन एक इनिशिएट करने में नहीं कर पाए हैं। वो इनिशिएशन मैं किया हूँ, कृपया मुझे समझिए, और जो मैं मुद्दा उठाया हूँ, मेरा अपील को भी आप समझिए। आप लोग बाहर आइए। ऐसा कुछ युद्ध विराम करके, ये करके, वो करके करने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है। आज हम जितना जल्दी जनता में आ सकते हैं उतना जनता के लिए फ़ायदा होता है, अपने लिए फ़ायदा होता है। जो बचे लोग हैं, हमारा कैडर्स है, पहले उन लोगों का रक्षा करना है। इसलिए मेरा अपील है, ये तमाम लोग बाहर आने से ही अच्छा है। ये संदेश मैं देना चाहता हूँ। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी आपका। धन्यवाद।